नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस का INDIA गठबंधन मुंबई में बैठक थी और इस बैठक को खबर यह आई है कि ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़कर ही चली गई। आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि ये जो INDIA गठबंधन है, ममता बनर्जी इससे अलग होंगी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के सामने एक शर्त रखी थी कि यदि इस गठबंधन में वामपंथी दल रहेंगे तो मैं इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनूंगी। इस पर अभी चर्चा चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच ये मुंबई की जो बैठक थी, इस बैठक के बीच में राहुल गांधी ने अडानी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अडानी पर फिर से हिंडनबर्ग जैसी एक संस्था का नाम लेकर के अटैक कर दिया। इसको लेकर के ममता बनर्जी नाराज हो गई और उनका कहना यह था कि जब हम यहाँ जो गठबंधन के नेता जुटे हैं, हम यहाँ गठबंधन में सीटों का बंटवारा और चुनाव लड़ने की योजना के लिए हम एकजुट हुए हैं, जबकि राहुल गांधी ने जो ये एजेंडे से अलग हटकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरह से अडानी पर प्रहार किया है, ये हमारे एजेंडे से बाहर का मामला है। और इस पर राहुल गांधी ने जो अटैक किया है, ये कहीं ना कहीं मुद्दे को मोल्ड करके और ये कांग्रेस अपनी तरफ इस पूरी बैठक का अटेंशन लेने जा रही है। ये जो बात ममता बनर्जी ने बोली, इसी नाराजगी के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में रखी गई थी, उसको छोड़कर वहां से चली गई। अब आपको बता दूं मामला क्या है। असल में जो राहुल गांधी हैं, आपको याद होगा, एक हिंडनबर्ग नाम की एक संस्था है अमेरिका की, और उसने 2022 में इसी तरह से संसद के सत्र के पहले उस रिपोर्ट को पब्लिश किया और उस पब्लिश में यह बताया गया कि अडानी समूह ने फेक तरीके से कंपनियों में पैसा लगाया है, शेयर मार्केट में अपने ही लोगों के द्वारा उसने पैसे की हेराफेरी की है। और इतना नहीं, उसमें यह भी बताया गया कि भारत के बैंक और भारत की कई संस्थाओं का पैसा इसमें लगा है, अवैध रूप से पैसा लगाया गया है, नियमों को ताक पर लगाया गया है। इसको लेकर राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगा दिए थे कि मोदी जी के दबाव में, मोदी सरकार के दबाव में, सीधा सीधा आरोप लगाया था, खास तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC ने शेयर खरीदे हैं अडानी के, इसमें लोन भी दिया गया है नियमों को ताक पर रखकर, ये आरोप लगाए थे। और इसको लेकर के उस समय सुप्रीम कोर्ट तक में मामला पहुंचा था, सेबी को इसकी जांच दी गई थी। और इस सब मामले में जो अभी तक के तथ्य सामने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ने भी ये कह दिया कि अडानी की रिपोर्ट में जो ये सेबी ने रिपोर्ट दी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिसमें ये लगे कि नियमों को ताक पर रखा गया है। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी का ये दावा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार कुछ गड़बड़ी दी गई, बताई गई है, वो सारी गड़बड़ी फेक निकली, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल में रिकॉर्ड उसने कमाई की है। भारत की जितनी भी इंडस्ट्री हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट किसी कंपनी ने कमाया तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और उसका जो लाभ है वो एक रिकॉर्ड, आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा कायम किया गया। इसी तरह LIC, जिसको राहुल गांधी ने कहा था कि LIC में लोगों का पैसा डूब जाएगा, LIC डूब जाएगी, उसने भी लाभ कमाया। यानी राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए सारे आरोप फर्जी निकले और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो भी फर्जी निकली। उसमें सारी चीजें जो प्रस्तुत की गई थी वो एक तरह से कहा जाए तो षड्यंत्र के तहत थी, जिसके कारण हमारे देश के लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अडानी ग्रुप को उसका जो नुकसान हुआ, वो नुकसान आपको बताऊं, 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। यानी उतने में उसका जो व्यापार है वो नीचे आया, जिसके कारण विश्व का दूसरे नंबर पर पहुंचा हुआ एक सबसे धनी व्यक्ति, जिसका एसेट्स पहुंचता है, वो 21वें नंबर पर आ गया। सवाल यह है कि राहुल गांधी जिस समय इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर आए थे, यानी लाया तो हिंडनबर्ग था, लेकिन राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टियों ने, खास तौर पे ये राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाए थे अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, दिल्ली के CM हैं। उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया था और वाकई में उसमें सत्र में इन्होंने क्या कह दिया था विधानसभा में कि अडानी की कंपनियों में मोदी जी का पैसा लगा है। इसी तरह की बात राहुल गांधी अब फिर से दोबारा कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि साहब $1 अरब पैसा देश का विदेश गया, विदेश से घूमकर फिर देश में आया, और इसमें 2 लोगों का वो नाम ले रहे हैं, एक चीन का नागरिक है, एक कोई और नागरिक है, और वो कह रहे हैं कि ये आदमी कौन है, किसने पैसा दिया। और इस बार राहुल गांधी OCCRP नाम के एक संगठन का नाम ले रहे हैं। हिंडनबर्ग की तरह ही एक रिपोर्ट तैयार करने वाला एक ये संगठन बताया जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्ट। इसका हवाला देकर राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सवाल यह है कि राहुल गांधी अडानी को टारगेट क्यों कर रहे हैं, इससे राहुल गांधी का या देश का क्या फायदा होने वाला है। और सवाल यह भी है कि राहुल गांधी जो अटैक कर रहे हैं अडानी पर, इससे फायदा किसका है। तो फिर इसी में आपको उत्तर मिलेगा कि राहुल गांधी जिनका फायदा करा रहे हैं वो कौन लोग हैं। जब आप ये समझेंगे तो पता चलेगा कि राहुल गांधी किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर, उस समय भी जॉर्ज सोरस का नाम आया था और इस समय फिर से जॉर्ज सोरस का नाम आया है। जॉर्ज सोरस की जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, इसके अलावा कई ऐसी NGO के नाम पर विश्वव्यापी जो संगठन है उनका नाम सामने आ रहा है, जिसमें आपको बता दें इसमें फोर्ड फाउंडेशन के अलावा ओपन सोसाइटी, और इसमें ओक फाउंडेशन, स्कॉल फाउंडेशन, ग्रीड ओल्ड फाउंडेशन, इस तरह की कई फाउंडेशन का नाम आ रहा है। और ये सब मिलकर के ये काम क्या करते हैं कि जो भी ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र है उस पर प्रहार करते हैं। जॉर्ज सोरस ने ये ओपन कह रखा है कि मैं इस देश में लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको ध्वस्त करूंगा। भारत के खिलाफ उसने ओपन चुनौती दे रखी है, और इस तरह से पत्रकार, राजनीतिक दल, NGO के माध्यम से वो ऐसे कई देशों को बर्बाद करने में लगा है, जिसमें भारत भी है। आपको याद होगा ये फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्था और ये जॉर्ज सोरस से जुड़े हुए जो NGO हैं, उसमें मेधा पाटेकर नाम आपको याद होगा। मेधा पाटेकर के द्वारा जिस तरह से सरदार सरोवर बांध का विरोध किया गया, इसी तरह उत्तराखंड के बांध का विरोध किया गया, इसी तरह आपने देखा कि ये अलग अलग NGO के नाम सब पर्यावरण की रक्षा के नाम पर देश की तरक्की में बाधक हैं। आरे कॉलोनी आपको याद होगा, जो महाराष्ट्र की मेट्रो बननी थी, उस समय भी पेड़ों के नाम पर, पेड़ों को बचाने के नाम पर ये NGO सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचे थे। एक तय कर रखा है कि इस देश के विकास को रोकना है, और इसकी एवज में जो इनकी आवाज बनता है उसको ये मोटा पैसा देते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल का नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, फिर चाहे इसमें कोई साहित्यकार हो, फिर चाहे इसमें कलाकार हो। तो क्या राहुल गांधी जॉर्ज सोरस से मोटी फंडिंग पाकर इस तरह से बार बार हमारे देश के ही उद्योगपति पर प्रहार कर रहे हैं? एक सवाल है। दूसरा, जो ममता बनर्जी ने ऑब्जेक्शन किया है, उनका ऑब्जेक्शन यह है कि जब आप मुंबई गए हैं, वहां आपको बात यह करनी है कि आप 2024 में मोदी जी के विरुद्ध अगर एकजुट हो रहे हैं तो आपकी प्लानिंग क्या है, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कौन कौन आपके गठबंधन में किस किस को कितनी सीटें मिलेंगी, किस राज्य में कौन चुनाव में कैसे लड़ेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। वहां चर्चा क्या हो रही है? केवल और केवल सभी नेताओं के अगर आप भाषण देखेंगे तो मोदी को गाली देने का काम किया गया है। किसी ने प्लानिंग पे बात नहीं की, किसी ने गठबंधन के प्रबंध पे बात नहीं करी, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, उसके मुद्दे क्या होंगे, इस पर कोई बात नहीं करी। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, इस पर कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब एकजुट होकर क्या केवल मोदी को गाली देने के लिए गठबंधन बना है? दूसरी बात, जो सारी बैठक हुई, भले ही उसको जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन अगर आप गठबंधन की जो फोटोशूट हुआ है उसको यदि गौर से देखेंगे तो एक प्लानिंग आपको दिखाई देगी। उसमें बाकी पार्टियों के एक एक दो दो नेता बुलाए गए हैं जो मुख्यमंत्री थे या तो पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन कांग्रेस से आपको वहां सोनिया गांधी खड़ी हुई दिखाई देगी, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई देंगे, राहुल गांधी जो कांग्रेस में इस समय कोई पद नहीं है, केवल एक सांसद हैं, वो भी खड़े दिखाई देंगे। यानी कांग्रेस का वर्चस्व एक तरफ दिखाई दिया, और उस फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लीडिंग नेता के रोल में वहां है
सोनिया गांधी। यानी पूरी कवायद सोनिया गांधी को मध्य में रखते हुए की गई है, राहुल गांधी को मध्य में रखते की गई है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की है अडानी के मुद्दे पर प्रहार करके कि प्रधानमंत्री मोदी पर टारगेट यदि कोई कर सकता है तो ये जितने दल यहां 28 जुटे हैं मुंबई में, उसमें मैं ही एक ऐसा लीडर हूं जो मोदी पर सवाल उठा सकता हूं। अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे जो ये INDIA गठबंधन का जो वहां महागठजोड़ हुआ था मुंबई के अंदर, उस सब में अपनी तरफ मीडिया का अटेंशन ले लिया। चर्चा राहुल गांधी की हो रही है, ना वहां चर्चा ममता बनर्जी की है, ना वहां अरविंद केजरीवाल की है, ना वहां लालू प्रसाद की है, नीतीश कुमार को तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। और इसीलिए ममता बनर्जी नाराज हो गई कि जब वहां हम सब लोग जुटे थे तो राहुल गांधी को अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या थी? क्या वो अपने को एक अलग लीडर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जब ये तय हुआ है कि अभी चुनाव लड़ेंगे, सीटों का बंटवारा होगा, नेता का फैसला बाद में होगा, तो राहुल गांधी नेता बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी केवल एक पार्टी के सांसद हैं और उसके अलावा उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालें, वो उनका इंटरनल मैटर है। यहां पर यह भी आपको बता दूं कि सबसे बड़ी प्रधानमंत्री चेहरे की जो दावेदार हैं इस समय TMC की ममता बनर्जी हैं। यह तैयारी पहले से चल रही है। हालांकि इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कहा गया प्रधानमंत्री का चेहरा ये हो सकते हैं। ये उद्धव ठाकरे को लेकर भी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, और ये तो वहां नीतीश कुमार के लिए भी कहा जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी का जो दावा है वो इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखते हुए वो जब चुनाव जीता था तभी से इस बात को कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने वाला यदि कोई है, ग्राम सभा से लेकर नगर निकाय के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, वो है TMC। ममता बनर्जी की तैयारी है और उस तैयारी में जो पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं, उसके अलावा असम, त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के अलावा गोवा तक में भी ममता बनर्जी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। ममता बनर्जी कतई मूड में नहीं दिखाई दे रही हैं कि वो राहुल गांधी को अपना नेता माने। दूसरी तरफ उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि इस गठबंधन में आने की एक ही कंडीशन है, वो है वामपंथी दल अगर आप उनको दरकिनार करते हो। और ये कांग्रेस करेगी नहीं, क्योंकि वामपंथियों को साथ लेकर चलना वो चाहते हैं। अब इसमें ममता बनर्जी जिस तरह से नाराज हुई है, निश्चित जान लीजिए कि ममता बनर्जी अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी, ऐसा अब लगता है। यहां आपको यह भी बता दूं कि जो राहुल गांधी इस तरह का प्रयास फिर से कर रहे हैं, OCCRP की रिपोर्ट को लेकर फिर से मोदी पर प्रहार कर रहे हैं। इस बार उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया है, लेकिन अडानी पर प्रहार किया है। अडानी को वो बेईमान सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहां वो अपने नेताओं की बात भी नहीं सुन रहे हैं जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। खास तौर पे आप देखिए राजस्थान के अंदर, राजस्थान में अभी चुनाव का मोड है, लेकिन 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट अडानी ग्रुप ने किया हुआ है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ में किया हुआ है। तो राहुल गांधी एक तरफ अपने राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं वहां अडानी का इन्वेस्ट कराते हैं, वहां सब ठीक है। लेकिन अडानी अगर कहीं भारत के लिए किसी विदेश में इन्वेस्ट करता है, भारत में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पर प्रहार करते हैं। यह समझने की जरूरत है कि यदि अडानी का नुकसान होता है तो वो खाली एक व्यक्ति का नुकसान नहीं है, उसके अंदर जो शेयर होल्डर हैं वो आम आदमी है, आप और मैं भी उसके शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो पूरे देश का नुकसान है। सवाल यह है कि फायदा किसका? तो आपको यह बता दूं कि पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस समय भी जो ईडी ने जांच की है, 12 ऐसी कंपनियों का पता लगाया था जिनको अडानी के इस नुकसान होने में फायदा हुआ, और वो करोड़ों में हुआ, 1000 करोड़ से ऊपर ऊपर का हुआ है। ऐसी 12 कंपनी चिन्हित हुई, जांच में पता चला है, और वो सब की सब विदेशी कंपनी है। इस बार ये जो रिपोर्ट आई है, ये भी जो OCCRP का रिपोर्ट आई है, इसमें भी इस बार इनकी फिर से प्लानिंग है कि फिर से भारत की कंपनी का नुकसान हो, और फायदा किसका हो? विदेश में बैठे हुए कुछ लोगों का फायदा हो। तो राहुल गांधी उन सबके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता बने हुए हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या जॉर्ज सोरोस का प्रवक्ता है? क्या राहुल गांधी
चीन के इशारे पर उनके प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अडानी पर प्रहार करते हैं। वो अडानी के अलावा आपको बता दूं, ये जो ग्रुप है, ये अभी पिछले दिनों आपको याद होगा मेदांता पर भी प्रहार हुआ है। मेदांता में अनिल अग्रवाल पर भी इसी तरह का प्रहार हुआ। और खबर मेरे पास ये भी है कि ये अभी इसी तरह अंबानी ग्रुप पर भी प्रहार करेंगे। ये पूरी प्लानिंग है कि ये अंबानी पर भी प्रहार करेंगे, ये महिंद्रा पे भी प्रहार करेंगे, ये टाटा पर भी प्रहार करेंगे, क्योंकि भारत के उद्योगपतियों पर जब ये प्रहार करेंगे, भारत के उद्योगपतियों का जब नुकसान होगा, तो उसी शॉर्ट सेलिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फायदा होगा। चीन को फायदा पहुंचाना चाहते हैं राहुल गांधी। ये सवाल है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। राहुल गांधी जी, आप ये देश को बताइए कि आप भारत के उद्योगपतियों के विरुद्ध ये बयानबाजी कर रहे हैं एक विदेशी अखबार को दिखाकर। क्या भारत के अंदर कोई पत्रकार नहीं है जिस पर आपको विश्वास हो? भाई, आपकी भी पार्टी को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे पत्रकार और न्यूज चैनल हैं, बहुत सारे अखबार हैं। अगर अडानी कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, अंबानी कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, महिंद्रा कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, तो क्या भारत के अखबार उनको नहीं छापेंगे? लेकिन आपको मैं एक राज की बात बताता हूं। जो ये राहुल गांधी है, ये पहली बार भी विदेशी एजेंसी का हवाला दे रहे थे, विदेशी अखबारों का हवाला दे रहे थे। इस बार भी राहुल गांधी फिर से एक बार अखबार लहरा रहे हैं, वो द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स, ये दोनों अखबार विदेशी हैं। सवाल यह है क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि विदेशी अखबारों पर भारत की एजेंसियां कोई केस नहीं कर सकती, और ये उद्योगपति अगर केस करते हैं तो इंटरनेशनल फोन पर केस लड़ने में कानूनी पेचीदगियां हैं। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी तो भारत के नेता हैं, ये विदेशी हाथों की कठपुतली क्यों बने हुए हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी के इस सारे आरोपों से LIC नहीं डूबी, SBI नहीं डूबा, और अडानी जी भी भूखे नहीं मर रहे हैं। अडानी जी को ऐसा नहीं है कि मैंने जैसा बताया कि उनको 150 अरब डॉलर का नुकसान हो गया तो अडानी जी को खाना नहीं मिल रहा है। अब वो पहले चार्टर्ड प्लेन में चलते थे, अब तो वो DTC की बस में जा रहे हैं, या महाराष्ट्र में आपने देखा हो कहीं मारुति में घूम रहे हैं, अब तो वो लाइन में लगे हुए हैं, मेट्रो में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। इन उद्योगपतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आम नागरिक को, जिसने वहां शेयर लिया हुआ है। तो राहुल गांधी इस देश के साथ साथ देश के नागरिकों का नुकसान कराने में क्यों लगे हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, ये जो गठबंधन इन्होंने बनाया, इसमें राहुल गांधी समेत केजरीवाल को भी ये दिखाई दे रहा है। केजरीवाल जी भी जब विधानसभा के अंदर खड़े होकर मोदी जी पर प्रहार करते हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा नीच हूं। और इसी तरह की कोशिश लालू प्रसाद यादव ने भी इस मुंबई की बैठक में की। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव का भाषण देखिए, जो मुंबई की इस बैठक में लालू प्रसाद यादव ने दिया है। वो क्या कह रहे हैं? मोदी जी को सूर्य पे छोड़ आओ, मोदी जी का मैं टैटवा दबा दूंगा। मतलब ये जो 28 दल गठबंधन में जुटे हैं INDIA में, इनमें जिनको प्रधानमंत्री बनने का शौक चढ़ा है, जिनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनना है, वो ऐसे नेताओं ने ये तय किया हुआ है, सोचा हुआ है कि जितना मोदी को कोई टारगेट करेगा, जितना मोदी को गाली देगा, शायद वो उतना बड़ा चेहरा बनकर निकलेगा। और उसी को ये जो गठबंधन के लोग हैं, नेता हैं 28 दलों के, ये प्रधानमंत्री चेहरा बनाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी मोदी को गाली देते हैं, अरविंद केजरीवाल गाली देते हैं। अब लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाले में जमानत पर हैं, बता रहे हैं कि 3-3, 4-4 ऑपरेशन हो गए हैं, उम्र भी हो गई है, बेटे के ऊपर भी केस है, बेटी के ऊपर भी केस है, पत्नी के ऊपर भी केस है। वो कहते हैं कि मैं मोदी का टेंटवा दबा दूंगा। इसी तरह की भाषा बोलने वाले नेता, इनमें होड़ मची है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मोदी पर कितना भी प्रहार करें, देश की जनता ये जानती है कि मोदी जी का जो परिवार है और मोदी जी का जो सार्वजनिक जीवन है, चुनौती है। मैं चुनौती देता हूं, मोदी जी तो क्या चुनौती देंगे, वो क्योंकि इन बातों पे चिंता नहीं करते, ना तो बोलते हैं। लेकिन एक खुली चुनौती है, इन सारे नेताओं को मेरी तरफ से चुनौती है कि जाओ, अगर आपको लगता है कि मोदी जी की वजह से
अडानी जैसे उद्योगपतियों ने हेराफेरी की है और उसमें मोदी जी का पैसा लगा है या मोदी जी का कोई हाथ है, आप में दम है तो आपकी राज्यों में जहां सरकार है, आपके पास एजेंसियां हैं, केंद्र में नहीं है ना, राज्यों में है, जांच कराइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, चैलेंज करिए, सबूत निकाल के लाइए और यह सिद्ध करिए कि मोदी जी ने एक भी रुपया कहीं रिश्वत किसी से ली है, कोई अपने भाई, भतीजे, भांजे या किसी रिश्तेदार को बड़ा उद्योगपति बनाया है या राजनीति में किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंचाया है। राहुल गांधी जी, आपने आरोप लगा दिया कि सेबी में जिसने अधिकारी ने जांच की, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, उसको अडानी जी ने अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना दिया। आपका मतलब है कि यह रिश्वत दी गई। तब फिर राहुल गांधी जी जरा देश को यह बताएं कि कांग्रेस के कार्यकाल में, मोदी सरकार के आने के पहले 2014 से पहले कितने ऐसे लोग थे जो देश के अंदर आईपीएस थे, देश में जज थे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, कैसे कितने इतने वकील थे जो आपके कांग्रेसियों के केस लड़ रहे थे भ्रष्टाचार के, कितने ऐसे पत्रकार थे जिसको कांग्रेस की सरकारों में बड़े बड़े पदों पर बिठाया गया। आप में हिम्मत है तो वो लिस्ट बताइए, पूरे देश को बताइए कि कांग्रेस के कार्यकाल में कितने पत्रकारों को आपने अपनी पार्टी में जगह दी, मंत्रालय में जगह दी और बड़े बड़े संगठनों पे उनको बड़े बड़े पदों पर बिठाया, कितने जजों को आपने इस तरह से फेवर किया, कितने आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को आपने इस तरह से बड़े बड़े पदों पर बिठाया। आज आप सेबी के जिन अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन यह इस देश की परंपरा है और इस देश में कोई भी अधिकारी अगर रिटायर हो जाता है अपनी नौकरी से तो वो कहीं भी प्राइवेट जॉब कर सकता है। अब वो कंपनी प्राइवेट है, उस पर आप मोदी जी से जवाब मांग रहे हैं, जो बहुत ही हास्यास्पद है कि मोदी जी जवाब दें सेबी का डायरेक्टर एनडीटीवी में कैसे अडानी ने रख लिया। अडानी की कंपनी, अडानी की मर्जी, वो मुझे डायरेक्टर रखे, किसी को डायरेक्टर रखे, आपको दिक्कत क्या है? आपको तो डायरेक्टर नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत है, लेकिन आपके शासनकाल में प्राइवेट कंपनियों में जिस तरह से हेराफेरी की गई और लोगों को ऐसी पोस्टों पर रख दिया गया, उस पर आपका एक भी सवाल नहीं पूछा आपने। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल में, अभी सरकार में कुछ इसी तरह की 450 नौकरियां दी गई, उस पर आपने एक सवाल नहीं पूछा। आप नहीं पूछेंगे क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी मिलकर एक ईमानदार व्यक्ति के विरुद्ध आप एक गठबंधन बनाकर उनको हटाना चाहते हैं। लेकिन पूरा ये देश देख रहा है कि आप किस तरह से विदेशी एजेंटों के हाथ की कठपुतली बन चुके हो। अब ममता बनर्जी ने ऑब्जेक्शन उठाया है, कपिल सिब्बल को अपमानित किया गया है उस बैठक में, जिस तरह से आपने अलग थलग किया, क्योंकि वो जो G23 ग्रुप के एक नेता हैं और सोनिया गांधी उनको कतई पसंद नहीं करेगी उस मंच पर। लेकिन अब आप देखते जाइए कि इस गठबंधन में किस तरह की टूट होती है। कांग्रेस के अंदर से भी ये चीजें अब आवाजें उठ रही हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से अडानी को लेकर के बार बार प्रहार कर रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे कौन विदेशी ताकतें हैं और इससे क्या वो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन राज्यों में अडानी ने इन्वेस्ट किया हुआ है करोड़ों रुपए का, उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? बड़ा सवाल। ममता बनर्जी के इस तरह के व्यवहार से इतना तो हो ही गया कि ये INDIA गठबंधन शीघ्र ही इसी तरह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।